हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर लेते हैं कि हमारी क्लासिक 350 के रिव्यूज़ के बारे में। तो अभी मैं आपको ना टोटली कितना किलोमीटर चली है, कितना हमने चलाई है, कितने ईयर्स हो गए हैं, कंप्लीट इसका ना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये हमारी लोकेशन है जहाँ ये हमारी क्लासिक 350 खड़ी है। तो आप सभी को अभी हम ना इसका कंप्लीट बता देंगे कि भाई क्या क्या हमारे इसके प्रोज रहे हैं, क्या क्या कॉन्स रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं स्टैंड लाना फिर भी भूल गया, तो फिर हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ व्यू दिखाता हूँ गाइस, जहाँ पर हमें उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा व्यू है, ये हमने अपनी क्लासिक यहाँ पर खड़ी कर रखी है। और चलिए अभी मैं सबसे पहले आपको ना ऑन करके दिखाता हूँ कि ये टोटल चल कितनी चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो मेरी गाड़ी है, और ये आप यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं मोड्स को। तो अभी आप देख पाएंगे कि टोटल 22,247 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक मेरी बाइक, जो आप क्लियरली देख पा रहे हैं गाइज। तो 247 किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 22,500 किलोमीटर चलने के बाद मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है इसे लेकर के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप इसकी कंडीशन अभी भी देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ ऐसा न्यू किया नहीं है 22,000 किलोमीटर पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्टार्ट से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेकिंग है अभी तक। आप देख सकते हैं ये साइड के जो पैचेज होते हैं ये भी अभी तक नहीं हटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टायर की कंडीशन 22,500 किलोमीटर के बाद भी टायर की कंडीशन बिल्कुल सही बनी हुई है। कोई ऐसा अभी तक इसमें ऐसा नहीं है कि इनको चेंज कराने की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो। उसके बाद आप डिस्क प्लेट देख सकते हैं कि डिस्क प्लेट पर भी मुझे अभी तक कोई भी ऐसा एक भी स्क्रैच या कोई मार्क नहीं है, जो कि मैं कंटिन्यूसली लेता हूं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल रबिंग मार्क्स ये ब्रेक लेने के ही होते हैं, जो कि डिस्क पैड और वो घिसता है। और उसके बाद बात करें हम इसके कलर की, डेंट की, मड अगर हम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि अभी तक किसी मिट्टी की वजह से, हाँ ये मैंने पीयू करा रखा है, तो कोई भी ऐसा डेंट और स्क्रैच अभी तक इस पर आया नहीं है। जो कि 22,000 किलोमीटर के बाद एक दो डेंट आ ही जाते हैं, लेकिन अभी तक इस पर मेरे को कोई ऐसा नहीं दिखा है। फिर हम बात कर लेते हैं डिस्क ब्रेक के साथ साथ ये जो हमें लाइट्स दी गई थी, इंडिकेटिंग लाइट दी गई थी, इनको कई बार बदलने के लिए इनफील्ड से भी आया था कि फ्री में ऑफ कॉस्ट बदली जा रही है, लेकिन मुझे ये चेंज नहीं करानी है, मुझे यही पसंद है। तो ये भी एज इट इज़ ही है। हम आपको एक बार पूरी गाड़ी को फुल रिव्यू करा देते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी में अभी तक कोई भी एक ऐसा नहीं है। और अगर कंडीशन देखें 22,500 किलोमीटर, पीछे वाले टायर्स की भी कंडीशन देख सकते हैं कि ये भी एज इट इज़ है। कोई दिक्कत इशू इसमें अभी तक आया नहीं है। इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इंजन पे भी अभी तक कोई चीज़ खुली नहीं है। टैंक फुल। आप चाहें तो पूरी गाड़ी एक बार देख लेंगे। ये देखिए, ये साइलेंसर वाली साइड से आप देख रहे हैं। उसके बाद हम रिव्यू कराते हैं कि इसको ये दूसरी साइड से है। तो 22,500 किलोमीटर चलने पर जो प्रॉब्लम आई वो एक ही आई थी कि यहाँ पर कोई पीछे से बाइक वाला ठुक गया था, तो उसकी गलती की वजह से ही मुझे एक आध डेंट मिला है, लेकिन वैसे कोई गाड़ी में डेंट नहीं है। तो 22,500 किलोमीटर चलने के बाद अगर हम बात करते हैं अब इसके प्रोज़ और कॉन्स की, तो देखो गाइस, प्रोज़ में तो ये है कि हाँ कंफर्टेबली जो इसका ये सीट, क्लासिक का जो सीट दिया हुआ है, इसकी वजह से मुझे इसको 22,500 किलोमीटर चलाने में अभी तक कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ है। क्योंकि इसका जो आप चेस्ट की बनावट देखेंगे वो बिल्कुल ही प्रॉपर दी गई है। और जिस वजह से कि मैंने इसका रिव्यू करने की कोशिश की कि मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी ले गया था, तो 750 किलोमीटर वन साइड रन मैंने इस पर किया है, तो मेरी बैक स्टिफनेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन का जो हीट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है जो कि पुराने यूसी इंजन में देखने को मिलता था J1 सीरीज़ में। हाँ, पहले से क्वाइट बेटर है। और हाँ, बेनिफिशियल है, इंजन के ऊपर भी लोड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, काफ़ी अच्छा है। ये है अभी तक मैं बात करूं। और बात कर लेते हैं चेन की, तो चेन की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि चेन भी अभी तक, मतलब अगर बात करूं कि लोग कहते हैं ना कि रॉयल एनफील्ड एक
हाई मेंटेनेंस बाइक है। और ये सारी चीज़ें, ये मैंने भी काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने आया था कि यार रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग ना अगर देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड को मेंटेनेंस को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोगों ने बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में डाली हुई हैं। और बहुत सारे रिव्यूज़ भी यहाँ पर पड़े हुए हैं कि यार रॉयल एनफील्ड की बाइक हाई मेंटेनेंस होती है। नहीं गाइज, रॉयल एनफील्ड मेरे को 22,500 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा कि मुझे ये बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये हाई मेंटेनेंस बाइक है। क्योंकि यार अभी तक न तो मुझे कोई इसमें इंजन में कुछ ऐसा कराना पड़ा है, नहीं मुझे इसके साइलेंसर में कुछ कराना पड़ा है, ना कोई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में अभी तक कुछ कराना पड़ा है, ना मेरे को टायर के रिगार्डिंग कोई इशू आया है, ना मुझे लाइट्स के रिगार्डिंग कोई इशू आया है। तो मैं कैसे मान लूँ हाई मेंटेनेंस है? यार नॉर्मल सर्विसेज ही है ना। अब लोग कहते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है। या सिंपली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो आप खुद ध्यान देना कि कोई चीज़ है, अब आपने ये 3 लाख की मतलब 2.5 से लेके 3 लाख के बीच में आपके इसके वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मैं केवल इसी की बात नहीं करूँगा, चलो ये कह रहा हूँ 240 की है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि 3.5 लाख रुपए तक आपके पास जो भी रॉयल एनफील्ड का टॉप मॉडल जा रहा है, मिड से लेकर टॉप मॉडल सबकी अगर हम बात कर लेते हैं तो हम एक बात करें यार 3 लाख की गाड़ी है और आप अगर 3 महीने में सर्विस करा रहे हो तो नॉर्मली यार सिंपली मान के चलो ना यार 3,000 रुपये तो आपके सर्विस में जाएंगे ना। देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि आप इसका इंजन ऑयल चेंज कराएंगे ही कराएंगे। जब आप इसका इंजन ऑयल चेंज कराएंगे तो यार 980 का तो इंजन ऑयल ही पड़ जाता है रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। तो 2000 में 3,000 रुपये से अगर आपने 980 रुपये का ऑयल डला दिया तो 1,000 रुपये आपके वैसे ही कम हो गए। उसके बाद अगर आपने डिस्क पैड डलवा दिया इसमें 200 रुपये के डिस्क पैड हो गए। उसके बाद अगर आप इसके क्या कहते हैं आगे के ब्रेकिंग में कुछ कराते हैं तो यार नॉर्मल सर्विस चार्ज करके 200 रुपये करके तो वैसे ही हो जाता है। अभी आप इसको, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप गए बाहर जा कर के आपने ये तेल ऑयल चेंज कराया, मान लीजिए उसने कहीं से लीकेजिंग छोड़ दी, उसकी एनश्योरिटी क्या है? आप दोबारा जाओगे, दोबारा पैसे दोगे ना यार उसको। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पास ही जाओगे दोबारा, हो सकता है आप किसी दूसरे के पास जाओ तो पैसे तो वहाँ भी देने पड़ेंगे। यहाँ कम से कम जेन्युइनिटी तो है आपके पास। अभी कोई भी चीज़ है आपके स्पेयर पार्ट है, अगर आपको बाहर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ का कोई नट बोल्ट बदला जाना है, इस एरिया का मान लेते हैं हमने ये लेकर यहाँ है, या यहाँ पर कोई भी नट बोल्ट लेना है, अगर आप बाहर सर्विस करा रहे हैं आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपने 500 रुपये का वो कोई भी चीज़ इसमें डलवा भी लिया, लेकिन उसकी एश्योरिटी तो नहीं है ना यार कि हाँ यार ये इतने का ही होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बात करूँ 22,500 तो आप ये जेन्युइन सी चीज़ ये मानो ना यार कि लोग इसके बारे में कहते हैं। आप ये देखो कि आज तक ये टूल किट तक खोल के नहीं देखी मैंने कि इसके अंदर क्या है, और 22,500 किलोमीटर बाइक चल गई। तो यार इससे ज़्यादा लो मेंटेनेंस बाइक आपके पास कौन सी हो सकती है? और लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बाइक हाई मेंटेनेंस है। नहीं, वर्थ है भाई, अपने प्राइस के हिसाब से वर्थ है ये। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई देखो प्रोज और कॉन्स की लिए मैं आया था बनाने वीडियो, मुझे इसमें अभी तक कोई कॉन्स नहीं लगा। कॉन्स बस 1-2 कॉन्स हैं। पहला कॉन्स ये है कि जो इसका ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है। दूसरा जिसकी वजह से क्या है ना, कई बार साइड एंगल चलाने पे ये फुट रेस अगर आपका दबा हो तो ये ज़मीन में घिस जाता है। ये मेरे को एक इसमें प्रॉब्लम लगा है या इशू आया है। उसके अलावा गाइज ओवरऑल जो बाइक है वो बहुत बेहतरीन है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है। और आज टोटली इसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल से कंटिन्यूसली मैं चला रहा हूँ इसको। मेरा हर काम इसी से होता है। मेरे घर में स्कूटी है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करता भाई, मेरे को नहीं लगता वो स्कूटी, मेरे को जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे को नहीं जचती है, मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं हमेशा से इसी पे चलता हूँ। 22,500 किलोमीटर और 3 साल चलाने के बाद आई एम हैप्पी विद दिस। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हाँ आप क्लासिक 350 के लिए बिना सोचे समझे जाएं। आप किसी रिव्यू के चक्कर में ना पड़ें, लोगों की बातों में ना आए, आप लें चलाएं, आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाएंगे। मैंने इतने वीडियोस देखे, इतनी चीज़ें देखी लोगों की, मैं यूट्यूब पर देखता रहता हूँ कंटिन्यूसली। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि जो लोग ये इस तरह की प्रॉब्लम्स डालते हैं वो हैं कहाँ हैं वो, मुझे तो कहीं नहीं मिली। यार डिपेंड करता है ना कि आपकी राइड किस तरह की है, आप उसको चला किस तरह से रहे हो। एक बात तो डिपेंड तो ये भी करती है ना यार, मैं अपनी बाइक की सेफ्टी के साथ चलाता हूँ, इसको रेस्पेक्ट करता हूँ तो ये मुझे रेस्पेक्ट करती है। डिपेंड करता है कि भाई वो लोग किस तरह से रिव्यू देख रहे हैं, क्या देख करके रिव्यू देख रहे हैं। कोई कहता है बहुत ज़्यादा हीट है,
यार अगर इंजन इतना ज़्यादा हिट करे, इवन यार ऐसा तो है नहीं 22,500 किलोमीटर ये केवल मैंने जाड़े में चलाई होगी। 3 साल में 3 ही बार तो जाड़े आए होंगे और 2-2 महीने के जाड़े आए होंगे भाई। बाकी टाइम तो ये गर्मियों में भागी है। मुझे तो ऐसी कोई हीट फील नहीं हुई कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा हैवी हीट है या कुछ है, या ना मुझे हैवी लगती है चलाने में। या ठीक है, डिपेंड करता है। कई लोगों की पर्सनैलिटी से सूट नहीं करती है, कई लोगों को जो रिक्वायरमेंट उनको स्पोर्ट्स बाइक की है वो इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको प्रोज और कॉन समझ आता है। मैं अभी तक इंजन से भी सेटिस्फाई हूँ भाई। मुझे एक भी बार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इंजन के रिगार्डिंग इसमें कोई प्रॉब्लम है। लाइटनिंग का इशू नहीं है, मीटर का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों। बट जनरली मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हाँ, अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए का बजट आपका है और आप लेना चाहते हैं तो क्लासिक 350 ले। सेगमेंट है, कहता है ना लोग स्टैंडर्ड और ये और वो, नहीं भाई आप क्लासिक पे जाएं, बेझिझक जाएं। क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं, बच्चा चलाए वो भी जचेगा, बूढ़ा चलाए वो भी जचेगा, जवान चलाए वो भी चलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ इजी टू हैंडल ये लेडीज़ों के लिए भी है। जिस तरह से इसको नई में सीट और कंफर्ट दिया है ना, तो लेडीज़ भी इसको इजीली हैंडल करती हैं। तो थैंक यू सो मच। आप बिना सोचे समझे क्लासिक ले सकते हैं। थैंक यू।